देखो हमारे पास एक स्फीयर होता है, जैसे कि हमारे पास एक शेल होता है ना, मोती होता है, एक मोती, मोतियों की माला वाला जो मोती होता है वो हमारे पास स्फीयर होता है। अच्छा, जो वो स्फीयर है वो हाँ बहुत जी। बड़ा स्फीयर है। मैं उसमें से एक बहुत छोटा हिस्सा निकाल के लेके आया हूं। जो बहुत छोटा हिस्सा निकाल के लेके आया हूं उसकी वॉल्यूम dv है, और वो 3 डायमेंशनल है, और वो उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है। ये एक स्मॉल वॉल्यूम है स्फीयर की, दिख आपको सिलेंडर जैसी ही रही है, मगर ये एक स्मॉल वॉल्यूम है तुम्हारी स्फीयर की। अच्छा, अब हम इसकी अजम्पशन की बात करें तो इसमें ये अजम्पशन है कि इसमें जो हमने स्फीयर लिया है उसका जो मटेरियल है वो होमोजीनियस है और वो आइसोट्रोपिक है। इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द वॉल्यूम जो थर्मल कंडक्टिविटी है के वो कांस्टेंट रहेगी। ये बात ध्यान रखना, ये हमारी सबसे पहली अजम्पशन है। दूसरी अजम्पशन ये है कि इस जो सिस्टम है, जो एक स्मॉल वॉल्यूम है, इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी, सेल्फ इंटरनल हीट जनरेशन होगी। ये दूसरी अजम्पशन है। तीसरी अजम्पशन ये है कि टाइम के साथ इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये भी एक नॉन स्टडी हीट कंडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तो बात रही इसकी अजम्पशन की। अब हमारे पास 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मगर इसके अंदर जो 3 डायमेंशन है, हमारे पास r डायमेंशन है, हमारे पास थीटा एक एंगल है, और फाई भी हमारे पास एक एंगल है। r हमें पता है जो रेडियस की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में जो हीट फ्लो करेगी उसको हमने रेडियल डायरेक्शन कह दिया। एक है हमारे पास थीटा एंगल। थीटा एंगल वो है, देखिए अब आप इसको एज्यूम करके चलिए, आपके पास एक 0 0 पॉइंट है। देखिए ये जो मैंने डायग्राम में यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, उस डायग्राम से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मेरे कर्सर को देखते रहना कहां कर्सर जा रहा है। ये मेरे पास एक 0 0 पॉइंट है। इस 0 0 पॉइंट से मैंने एक रेडियस आर लिया, क्योंकि जब हम स्फीयर की बात करते हैं हर डायरेक्शन में जो रेडियस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो आर होता है। तो अगर मैं यहां से लेके चल रहा हूं उसका रेडियस आर है, यहां से भी लेके चल रहा हूं तो उसका रेडियस आर है। तो जो ये थीटा एंगल है, अब आप एज्यूम करिए इस ओ पॉइंट से या इस रेफरेंस पॉइंट से, आपने इस रेफरेंस पॉइंट से एक लेंथ दी है रेडियस आर की। ठीक है, अब एज्यूम करके चलिए, मतलब कि हम अब एज्यूम कर रहे हैं कि जो आर है मेरे पास 3 डायमेंशन में है, और जो जिस डायरेक्शन में आर है वो मेरी रेडियल डायरेक्शन है। अब उसमें मैं 2 नए डायमेंशन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, केवल इन द अजम्पशन, एक्चुअल में वो नहीं है, केवल इन द अजम्पशन। अजम्पशन में मैं एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जिसको मैं एक्स एज्यूम कर रहा हूं, और एक वर्टिकल डायमेंशन जिसको मैं वाई एज्यूम कर रहा हूं। जो मेरी रेडियल डायरेक्शन है ना तो एक्स की डायरेक्शन में है, ना तो वाई की डायरेक्शन में है, ना तो जेड की डायरेक्शन में है। रेडियल डायरेक्शन एक अपनी डायरेक्शन है जो आर की डायरेक्शन में है, तो इसको हम एक्स वाई जेड से बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे। बट मैंने जो ओ पॉइंट है वहां से मैंने एक रेडियस आर लिया है, और वहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की लाइन एक्स और एक वर्टिकल कंपोनेंट की लाइन वाई ली है। अब थीटा हमारा वो एंगल है जो कि उस रेडियस आर के साथ वर्टिकली मूव कर रहा है। जो मान लो कि अगर आपकी कोहनी उस रेफरेंस पॉइंट पे है और ये वर्टिकल आपका एक्सिस है, इस वर्टिकल एक्सिस को आप आर तक मूव करोगे, जब इस वर्टिकल एक्सिस को आप आर तक मूव करोगे तो जो एंगल आएगा वो आपका थीटा एंगल है। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी डायरेक्शन है। जैसे कि पहली रेडियल डायरेक्शन थी, ऐसी ये दूसरी डायरेक्शन है जिसको हमने एंगल से डिनोट किया है थीटा। तीसरा है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब कि जो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था वहां पे कोहनी रखो और किसी डायमेंशन में हमारे पास आर है रेडियल डायरेक्शन में, तो जो हमने एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन एज्यूम किया था, जो आपके हॉरिजॉन्टल डायमेंशन से आर तक जाने में जितना एंगल मूव होगा वो हमारा फाई एंगल है। आई रिपीट कि जो हॉरिजॉन्टल एंगल आपका रेडियस के साथ बनता है वो एंगल हम डिनोट करते हैं फाई से, और जो वर्टिकल एंगल आपका रेडियस के साथ बनता है उसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। तो एक्स वाई जेड केवल अजम्पशन के लिए है। ठीक है, अब अगर हम इस डायग्राम पे आए तो इस डायग्राम में हमने 3 डायमेंशन को समझाया हुआ है। जो आर की डायरेक्शन में है उसके स्मॉल एलिमेंट को मैंने डी आर लिया हुआ है। देखिए ये भी डी आर है, ये भी डी आर है, ये भी डी आर है, और जो ये डॉट डॉट वाली लाइन है ये भी डी आर है, क्योंकि ये मैं मान के चला हूं ये मेरी रेडियल डायरेक्शन है। ठीक है, आर की डायरेक्शन का जो स्मॉल एलिमेंट है वो तो डी आर हो गया। ऐसे ही दूसरा जो मेरा एंगल है वो है मेरे पास
थीटा एंगल, यहां से क्यू थीटा अंदर जाएगी और क्यू थीटा प्लस डी थीटा यहां से बाहर आएगी। मगर इस डायरेक्शन में जो मेरे पास स्मॉल एलिमेंट है, जिसको मैं यहां कर्सर से शो कर रहा हूं, ये वाला डॉटेड और ये, इसको मैंने डिनोट डी थीटा से ना करके आर डी थीटा से इसलिए किया है, जैसे कि मैंने आपको सिलेंड्रिकल क्लास के लिए भी पिछली क्लास में बताया था। मैं इसको फिर यहां रिपीट करता हूं, इसको मैंने यहां शो कर रखा है। ये मेरे पास कोई एक्स वाई प्लेन है, बट जो ये मेरे पास स्मॉल स्फेरिकल जो मैंने वॉल्यूम ली थी, उसको मैंने वैसा का वैसा बना लिया है। बट जो मैंने ऊपर स्मॉल वॉल्यूम ली है और जो नीचे स्मॉल वॉल्यूम ली है, उसमें मैंने आर की डायरेक्शन को चेंज किया है, क्योंकि उसमें जो आर की डायरेक्शन थी वो ऐसे आ रही थी, और इसमें जो आर की डायरेक्शन है मैंने ओ से एज्यूम करी है। तो ये मेरी आर की डायरेक्शन है, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा मेरा डी आर हो गया। ठीक है, क्योंकि हम स्मॉल वॉल्यूम लेंगे तो उसके लिए डी आर हो जाएगा। ये मुझे पता है रेडियस के साथ जो वर्टिकल एंगल बनता है उसको मैं थीटा कहता हूं, तो इसलिए मैंने रेडियस के साथ जो वर्टिकल एंगल है यहां पे थीटा ले लिया। बट जब मैं स्मॉल वॉल्यूम की बात करता हूं तो वो जो बड़ा एंगल थीटा है, इट बिकम्स डी थीटा। तो नाउ वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इस वजह से जो ये आर्क यहां पे जो कि थीटा की डायरेक्शन में स्मॉल एलिमेंट है, वो डी थीटा ना आके वो आएगा आर डी थीटा। अब मैं इसको इस एग्जांपल से भी दिखाना चाहूंगा कि इस एग्जांपल में ये थी मेरी थीटा की डायरेक्शन, ये थीटा की डायरेक्शन थी। तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी आर डी थीटा। तो ये हुई मेरी दूसरी डायरेक्शन की बात। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी डायरेक्शन की बात, जो कि है मेरी फाई डायरेक्शन, जिसको मैंने सिलेंडर के केस में सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन भी कहा था। ये वो मेरा एंगल है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ रेडियस बनाता है, या रेडियस के साथ हॉरिजॉन्टल बनाता है। उस एंगल को मैं अपना फाई दिखाता हूं, क्योंकि ये एंगल है। बट मुझे क्या है, अगर यहां पे मैं ये मेरी फाई क्यू फाई यहां से अंदर जा रही है और यहां से क्यू फाई प्लस डी फाई बाहर जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन में जो एलिमेंट है कौन कौन से, ये वाला जिस पे कर्सर जा रहा है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इसकी जो लेंथ है आर साइन थीटा डी फाई हुई है, ना कि डी फाई हुई है। तो इसके पीछे रीजन ये है। फिर से नीचे वाले डायग्राम में आते हैं, ये वाला डायग्राम ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम को देखिए, अब इसके अंदर जो फाई डायरेक्शन है, फाई डायरेक्शन मेरी जो मैंने डबल पेन से मार्क करी हुई है, ये और ये जो डायरेक्शन है मेरी फाई की डायरेक्शन का एलिमेंट है। इसका जो आंसर है आर साइन थीटा डी फाई कैसे आया, ये मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर देखो, हमें पता है कि चाहे मैं ये वाला एलिमेंट ले लूं, इसका ये वाला ले लूं, ये वाला ले लूं या ये वाला ले लूं, चारों के लिए हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू कैसे आएगी, मैं आपको इस वाले एलिमेंट की हेल्प से बताऊंगा। अच्छा, अभी इस वाले एलिमेंट की हेल्प से अगर मैं इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूं, तो ये वाला एंगल यहाँ पे मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जहां पे मेरा कर्सर है ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल मुझे पता है मेरा थीटा है, और ये जो लेंथ है मेरी कंप्लीट लेंथ मेरी आर है। ठीक है, मुझे पता है जहां पे थीटा होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो मैं इसको कह सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे जो मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी वजह से जो परपेंडिकुलर है, जो ये लेंथ है जो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लाइन से दिखा रखी है, ये जो परपेंडिकुलर है मुझे मिल जाएगी आर साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको यहां से भी डॉटेड लाइन से आगे लेके आता हूं तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, और उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये वाली लेंथ भी मेरी आर साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है, मतलब कि ये तो लेंथ मुझे डिटरमाइन करनी है, और वहां से जब मैं 90 डिग्री जोड़ता हूं उन दोनों की लेंथ आर साइन थीटा होती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा दूसरा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, मैं इसको नीचे प्रोजेक्ट कर रहा हूं। जब इस वाले एलिमेंट को मैंने नीचे प्रोजेक्ट किया तो ये एलिमेंट मेरे पास यहां से यहां तक उठ के आ गया, और ये तो अननोन है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट मेरे पास अननोन है,
अच्छा, और जो बाकी उसके जो नॉर्म थे वो आर साइन थीटा और आर साइन थीटा वो मैंने लिख लिए जो कि मैंने ऊपर भी निकाले थे। अब मैं कहता हूं फाई एक ऐसा एंगल है जो कि मेरे रेडियल कंपोनेंट के साथ हॉरिजॉन्टल में एंगल बनाता है। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, अब मैंने एक हॉरिजॉन्टल एंगल लिया फाई जो कि मेरे रेडियल कंपोनेंट, इस केस में जो रेडियल कंपोनेंट है आर ना होके वो हो गया आर साइन थीटा, तो उसके साथ उन्होंने एंगल बनाया फाई। ठीक है, अब इन्हें अगर स्मॉल वॉल्यूम की बात करें तो स्मॉल वॉल्यूम के साथ जो वो एंगल बनेगा वो फाई ना बन के वो डी फाई बनेगा। उसी हिसाब से थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में थीटा आएगा हमारा डी फाई इज इक्वल टू आर्क, हमारी जो अननोन है वो हमें निकालनी है, अपॉन रेडियस की जगह आएगा आर साइन थीटा। तो इस केस में हमारी आर्क आ जाएगी आर साइन थीटा डी फाई। ये हमारी तीनों एलिमेंट की लेंथ है तीनों डायरेक्शन के केस में। अगर हमें ये तीनों लेंथ कैसे आई ये समझ में आ जाती है तो ये डेरिवेशन करना बच्चों का खेल हो जाता है। करा हुआ है कि जो मेरी तीनों डायरेक्शन है, क्योंकि जब हम हीट के फ्लो की बात करते हैं हम उसमें एरिया परपेंडिकुलर लेके चलते हैं। तो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी हुई है, उस स्क्रीन में आप देखो आपको दिखा रखा है कि अगर हमारी जो हीट आर डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो उस केस में जो एरिया परपेंडिकुलर है वो ये हो जाएगा ऐसे ही थीटा डायरेक्शन में और ऐसे ही फाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले हम फाई डायरेक्शन में कंटिन्यू करते हैं, और फाई डायरेक्शन में जब हम कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारे पास एक हीट का रिलेशन यहाँ पे आ जा रहा है। ये देखिए मैं हाईलाइट करके बताता हूं, यहां से फाई प्लेन था मेरा, ये वाला प्लेन मेरा फाई प्लेन है, यहां से हीट मेरी अंदर होएगी, तो ये वाला जो एरिया है ना ये इसका परपेंडिकुलर एरिया है। तो ये परपेंडिकुलर एरिया कैसे निकलेगा, अगर मैं इस वाली लेंथ को और इस वाली लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं, ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ मेरी क्या है, ये वाली लेंथ मेरी डी आर है, और जो ये वाली लेंथ है ये मेरी है आर डी थीटा। तो इसीलिए जो यहाँ पे एरिया परपेंडिकुलर है वो है डी आर इंटू आर डी थीटा। कंटिन्यू बेटा, हमें फाई डायरेक्शन में कितनी हीट स्टोर्ड हो रही है एलिमेंट के अंदर ये मिल जाती है। ठीक है, और उसका रिलेशन ये रहा, मैंने यहां से डार्क कर दिया है के डी आर आर डी थीटा डॉट आर साइन थीटा डी फाई इंटू 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल टू टी बाय डेल फाई स्क्वायर इंटू डी टाउ। ठीक है, ऐसे ही बेटा आकृति आप थीटा डायरेक्शन के लिए बताइए। सर थीटा डायरेक्शन में हम लोग लेंगे पहले तो फॉरियर्स लो लेंगे, फिर उसमें जो हम एरिया लेंगे वो होगा डी आर आर साइन थीटा डी फ्लक्स, और जो मतलब जिस तरफ से हम इनपुट देंगे वो डी टी अपॉन आर डी थीटा होगा। dt ने डेल टी है बेटा, dt मतलब कि हाँ डिफरेंशियल हो गया, हम पार्शियल डिफरेंशियल्स की बात कर रहे हैं इसमें। हाँ मतलब ये हमारा इनपुट था, फिर जो दूसरा इक्वेशन है उसमें हम आउटपुट देखेंगे, उसमें हम मतलब जो हमने इनपुट किया था और जो हमारा हो रहा है उसमें लेंगे क्यू वाई थीटा प्लस डेल आर अपॉन डेल थीटा, फिर ब्रैकेट में क्यू आर आर थीटा, फिर उसके नीचे मतलब फिर जो हमारी स्टोर हुई है वो वाली इक्वेशंस है, मतलब जो हमने इनपुट दिया और फिर जो आउटपुट और जो उसमें स्टोर हुई वो वाली हीट। ठीक है, तो थीटा डायरेक्शन में जो हमारे पास फाइनल रिलेशन है वो है के डी आर आर साइन थीटा डी फाई आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल टी बाय डेल थीटा इंटू डी टाउ। देखो या तो आप फाइनल में ये रिलेशन यूज कर सकते हो या ये रिलेशन यूज कर सकते हो, दोनों में अंतर ये है इस वाले रिलेशन में बाहर एक पार्शियल डेरिवेटिव है और इस वाले रिलेशन में मैंने उस पार्शियल डेरिवेटिव को खोल दिया है। ठीक है, कई बुक्स में देखोगे पार्शियल डेरिवेटिव खोला हुआ है, कई बुक्स में देखोगे पार्शियल डेरिवेटिव खोला नहीं हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही हम आर के डायरेक्शन के लिए, जब हम आर डायरेक्शन के लिए बात करेंगे, आर डायरेक्शन के लिए बहुत सिंपल है, हमें एरिया उसका परपेंडिकुलर पता है, आर डायरेक्शन जो लेंथ है डी आर है, तो पार्शियल डेरिवेटिव में हम करेंगे डेल टी बाई डी आर और डेल आर, और जब मल्टीप्लाई होगा तो वो डी आर ही होगा, तो उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही हमारे पास रेडियल डायरेक्शन में, फाई डायरेक्शन में और थीटा डायरेक्शन में अलग अलग हीट स्टोर आ जाएगी। तो हम अब अपनी स्मॉल वॉल्यूम में कुल मिला के कितनी हीट स्टोर हो रही है उसको हम 1 + 2 + 3 कर देंगे, तो हमारे पास नेट हीट एक्यूमुलेटेड आ जाएगी।
और जब नेट हीट एक्यूमुलेटेड आ जाएगी, एक बात का ध्यान देना है, के डी आर, आर डी थीटा, आर साइन थीटा, डी फाई और डी टाउ तीनों के अंदर कॉमन है, और उसके अंदर के एक्सप्रेशन हम अलग अलग ऐड करके लिख देंगे, जैसा कि मैंने उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये उसकी फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो सिस्टम है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं उसके अंदर से भी कुछ हीट जनरेट होगी, तो उसकी जो इंटरनल हीट जनरेटेड है वो हमारी है क्यू जी इंटू उसकी डी वी इंटू डी टाउ। ये हम पुराने एक्सप्रेशन में भी कर चुके हैं। अगला अगर हम बात करें जो हमारी इंटरनल एनर्जी है पूरे सिस्टम की, एम इंटू सी इंटू टी, उसको भी मैं चाहूं तो मैं उसको इस रिलेशन से डिनोट कर सकता हूं। अगर ये जब मेरे पास रिलेशन आ जाते हैं ए बी और सी, हमें पता है C इज इक्वल टू ए प्लस बी या ए प्लस बी इज इक्वल टू सी करके मुझे मेरी फाइनल 3 डायमेंशन इक्वेशन मिल जाएगी विच इज वैलिड फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन है 3 डायमेंशन में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। अच्छा, जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी कर चुके हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी कर चुके हैं, और हम कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी कर चुके हैं। पेपर में सवाल 3 कोऑर्डिनेट्स का पूछे तो वैलिड है, सेम टू सेम ऐसे डेरिवेशन दो, बट पेपर में कई बार वो क्या करते हैं, वो 1 डायमेंशन इक्वेशन पूछ लेते हैं। तो आपको जो भी डेरिवेशन, चाहे हमने रेक्टेंगुलर के लिए शुरू करी हो, चाहे सिलेंड्रिकल के लिए शुरू करी हो, और चाहे स्फेरिकल के लिए शुरू करी हो, अगर हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए शुरू करी है तो आपको केवल एक ही डायरेक्शन की हीट स्टोर निकालनी है। वो आपके ऊपर है, या तो आप x के लिए निकालो, या y के लिए निकालो, या z के लिए निकालो, ठीक है। तो उसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, डेल टू टी। अगर हम 1 डायमेंशन इक्वेशन की बात करें, 1 डायमेंशन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये उसका आंसर आ जाएगा। ये 1 डायमेंशन इक्वेशन है, बट ये मैंने डायरेक्ट आंसर इसलिए लिखा है क्योंकि सेम टू सेम डेरिवेशन फॉलो होती है जो हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में 3 डायमेंशन के लिए करी थी, ठीक है। आपको अगर उसने पूछा है y डायमेंशन के लिए तो डेल टू टी बाय डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, z के लिए पूछा है तो डेल टू टी बाय डेल जेड स्क्वायर होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए 1 डायमेंशन इक्वेशन के लिए, तो अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, तो जब भी कभी 1 डायमेंशन पूछा जाएगा आपको हमेशा रेडियल डायरेक्शन का ही डिराइव करके चलना है, क्योंकि सबसे पहले कोई सिलेंडर अगर बनना शुरू होगा उसकी हाइट या उसका सर्कमफेरेंस बात की बात है, पहले चूज होती है उसकी रेडियल डायरेक्शन। सेम हैपेंस विद द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी सबसे पहले चूज होता है उसका रेडियल कंपोनेंट कितना है। तो इसलिए जब भी 1 डायमेंशन इक्वेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए आएगी तो उसमें हम केवल और केवल वही वाला पार्ट लिखेंगे अपनी 3 डायमेंशन इक्वेशन का जो कि तुम्हारा वैलिड था रेडियल, या जो कि तुम्हारा आया था रेडियल कंपोनेंट की वजह से। जैसे कि यहाँ पे ये वाला पार्ट आया था रेडियल कंपोनेंट की वजह से तुम्हारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, और अगर हम बात करें अभी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये वाला जो हिस्सा है इक्वेशन का ये आया है रेडियल कोऑर्डिनेट्स की वजह से। उसके बाद वाला जो हिस्सा है वो तो है हीट जनरेशन, और वो तुम्हारा स्पेसिफिक हीट वाला हिस्सा है, वो तो बाकी सब में सेम टू सेम रहेगा। अच्छा, इसमें भी ये स्पेशल कंडीशन देके पूछ सकता है, अगर स्टेडी कंडीशन है विदाउट हीट जनरेशन है तो इस हिसाब से आपको इक्वेशन 1 2 3 को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देना है। आपको पता है अगर हीट जनरेशन नहीं होगी तो क्यू जी 0 हो जाएगा, अगर तुम्हारा स्टेडी स्टेट होगा तो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा 0 हो जाएगा। अच्छा, अब आपको याद कैसे रखना है उसका एक शॉर्टकट भी देख लेते हैं। याद रखने के लिए हमारे पास 1 डायमेंशन के लिए एक जर्नल फॉर्मूला है। जर्नल फॉर्मूला में आपको क्या ध्यान रखना है, क्यू जी बाई के इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल टी बाई डेल टाउ, वो तो तीनों के लिए सेम है। जो मेन जो पोर्शन है वो है ये वाला 1 डिवाइडेड बाय आर की पावर एन मल्टीप्लाई बाय डेल आर ऑफ आर की पावर एन इंटू डेल टी बाय डेल आर, ठीक है। अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं तो n की वैल्यू 0 है इस इक्वेशन में, अगर आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो n की वैल्यू 1 है, और अगर आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो n की वैल्यू 2 है। आप इसमें n की वैल्यू 0, 1 और 2 लगा के जो हमने ये 3 इक्वेशन ऊपर लिखी हुई हैं एक बार क्लास के बाद करके देखना कि ये क्या ये तीनों आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।